तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की जिनका नाम हम सब जानते हैं, भगत सिंह। एक ऐसे नौजवान की कहानी जिनकी जिंदगी भले ही छोटी थी, लेकिन इतिहास पर उनकी छाप बहुत गहरी है। इतनी गहरी कि आज भी वो हम सब के लिए एक प्रेरणा है। ये जो लाइन है ना, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, ये भगत सिंह की पूरी सोच को, उनके पूरे दर्शन को बस एक लाइन में बता देती है। उनका मानना था कि ये मायने नहीं रखता कि कोई कितने साल जिया, बल्कि ये मायने रखता है कि वो कैसे जिया। और इस एक बात को उन्होंने अपनी जिंदगी के हर पल में जीकर दिखाया। सोचिए, सिर्फ 23 साल, महज 23 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इतनी कम उम्र, इस उम्र में तो लोग अपना करियर शुरू करने की सोचते हैं, और उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी, इतने सालों बाद भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। ये दिखाता है कि उनकी जिंदगी भले छोटी थी, पर उसका असर कितना जबरदस्त था। अच्छा, इस महान क्रांतिकारी को समझने के लिए ना कहानी की शुरुआत हम उनके अंत से करते हैं। हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये जरूरी है। हम चलेंगे उस दिन पर 23 मार्च 1931, जब उन्होंने अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी का सामना किया था। हुआ ये कि अंग्रेजी हुकूमत उनके नाम से, उनके असर से इतना ज्यादा डर गई थी, इतना ज्यादा कि उन्होंने अपने ही बनाए कानून तोड़ दिए। फांसी का दिन और वक्त बदला गया, सब कुछ एक दिन पहले ही गुपचुप तरीके से कर दिया गया। डर था कि अगर लोगों को पता चला तो एक बहुत बड़ा जनविद्रोह हो जाएगा। और उस आखिरी वक्त में भी उनका जज्बा देखिए। जब जेलर उन्हें लेने आया तो वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने जेलर से कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। मतलब फांसी से कुछ पल पहले भी उनका ध्यान ज्ञान और क्रांति के विचारों पर था। ये कोई हार नहीं थी, ये तो जीत का ऐलान था। उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, मतलब क्रांति अमर रहे। और ये नारा सिर्फ नारा नहीं रहा, ये भारत के पूरे स्वतंत्रता संग्राम की आवाज बन गया, एक ऐसा प्रतीक जो आज भी गूंजता है। तब सवाल ये उठता है कि आखिर एक नौजवान इस सोच तक, इस जज्बे तक पहुंचा कैसे? क्या था जिसने उन्हें भगत सिंह बनाया? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके बचपन में, और देखना होगा कि क्रांति की ये बीज उनके मन में पड़े कहां से। देखिए, उनका जन्म ही एक ऐसे परिवार में हुआ था जो पहले से ही आजादी की लड़ाई में शामिल था, तो माहौल तो घर में ही था। लेकिन फिर 1919 में जब वो सिर्फ 12 साल के थे, जलियांवाला बाग का वो भयानक हत्याकांड हुआ। ये घटना उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। और फिर 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो अहिंसा के रास्ते से उनका भरोसा उठ गया। इन घटनाओं ने ही उनके इरादों को, कह सकते हैं, चट्टान की तरह मजबूत बना दी। और जलियांवाला बाग की घटना का उन पर इतना गहरा असर हुआ। सोचिए, वो 12 साल का लड़का उस जगह पर मीलों पैदल चलकर गया। वहां से उन्होंने उस पावन धरती की खून से सनी मिट्टी उठाई और एक शीशी में भर ली। ये सिर्फ मिट्टी नहीं थी, ये एक कसम थी, उन सैकड़ों बेगुनाहों के खून का बदला लेने की एक शपथ थी। तो जैसा कि हमने देखा, अहिंसा से उनका भरोसा टूट चुका था। अब वो मानने लगे थे कि सिर्फ बातों से या शांतिपूर्ण तरीकों से आजादी नहीं मिलने वाली। इसके लिए सीधी कार्रवाई करनी होगी, एक जोरदार धक्का देना होगा। और इसी सोच ने उन्हें क्रांतिकारी संगठनों की तरफ मोड़ दिया। और हां, एक बात समझनी बहुत जरूरी है, भगत सिंह सिर्फ बंदूक उठाने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक गहरे विचारक थे, एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजर थे। पहले उन्होंने 1926 में नौजवान भारत सभा बनाई ताकि देश के युवाओं को जोड़ा जा सके, उनमें जोश भरा जा सके। फिर 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को एक नया रूप दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HSRA। उनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना था जो समाजवादी हो, जहां कोई किसी का शोषण न करे, सबको बराबरी का हक मिले। तो अब एक्शन का वक्त था। हुआ ये कि लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस बात का बदला लेने की ठानी गई। निशाना था पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट, जिसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था। लेकिन एक गलतफहमी हो गई। उनके एक साथी ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जॉन सॉन्डर्स को स्कॉट समझ लिया और भगत सिंह और राजगुरु ने सॉन्डर्स को गोली मार दी। ये उनकी तरफ से पुलिस की क्रूरता का पहला बड़ा और सीधा जवाब था। सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और उनके साथी अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन वो चुप बैठने वालों में से नहीं थे। अब उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जो और भी ज्यादा साहसी था और भी ज्यादा नाटकीय। एक ऐसा काम जिसका मकसद किसी को मारना नहीं, बल्कि एक सोए हुए साम्राज्य को जगाना था,
अपनी आवाज पूरे देश और दुनिया तक पहुंचानी थी। तो उन्होंने अपने इस काम के लिए जगह चुनी दिल्ली की सेंट्रल असेंबली, जो आज का हमारा संसद भवन है। उस वक्त वहां दो बहुत ही खराब कानून पास किए जा रहे थे। एक था पब्लिक सेफ्टी बिल, जिससे सरकार किसी को भी बिना मुकदमे के जेल में डाल सकती थी, और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जो मजदूरों के हड़ताल करने के हक को छीन रहा था। भगत सिंह इन्हीं दमनकारी कानूनों का विरोध करना चाहते। तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली के अंदर गए और उन्होंने वहां खाली बेंचों पर 2 बम फेंके। ये बम ऐसे बनाए गए थे जिनसे सिर्फ धुआं और आवाज हो, किसी को चोट न लगे। धमाका बहुत जोरदार था, लेकिन किसी को एक खरोंच तक नहीं आई, क्योंकि मकसद डराना था, मारना नहीं। बम फेंकने के बाद उन्होंने पर्चे फेंके जिन पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, वो भागे नहीं, वो वहीं खड़े रहे और जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी। क्यों? क्योंकि उनका असली मकसद अब शुरू होना था। वो अदालत की सुनवाई को ही अपना मंच बनाना चाहते थे, ताकि उनके विचार, उनकी आवाज पूरे देश तक पहुंचे। ये उनकी रणनीति का एक कमाल का हिस्सा था। तो अब भगत सिंह जेल में थे, लेकिन यहां उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई, बल्कि उसने एक नया रूप ले लिया। जेल की दीवारों के अंदर से उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उसने ही उन्हें एक ऐसे शहीद के रूप में अमर कर दिया, जिनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों से आजादी पाना नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव की नींव रखना था। 116 दिन, सोच सकते हैं, पूरे 116 दिन तक भगत सिंह और उनके साथी जेल में भूख हड़ताल पर रहे। और ये भूख हड़ताल उन्होंने खुद की रिहाई के लिए नहीं की थी, नहीं, ये लड़ाई थी जेल में बंद सभी राजनीतिक कैदियों के हक के लिए, उनके सम्मान के लिए। उनकी मांगे क्या थीं? बहुत सीधी और सरल मांगे थीं। वो चाहते थे कि भारतीय और अंग्रेज कैदियों के साथ एक जैसा बर्ताव हो, उन्हें पढ़ने के लिए किताबें और अखबार मिलें, खाना बेहतर हो, रहने की जगह साफ सुथरी हो और उनसे जबरदस्ती मजदूरी ना कराई जाए। ये सब बुनियादी इंसानी हक थे जो उस जेल सिस्टम के भेदभाव को दुनिया के सामने ला रहे थे। ये हड़ताल तब तक चली जब तक उनकी ज्यादातर मांगे मान नहीं ली गईं। लेकिन इस लड़ाई में एक बड़ी कुर्बानी भी हुई। उनके साथी जतेंद्र नाथ दास 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए। तो भगत सिंह ने अदालत को और जेल को ही अपना हथियार बना लिया। अपने मुकदमे और अपनी कुर्बानी से उन्होंने पूरे देश में एक ऐसी आग लगा दी, एक ऐसी चेतना जगा दी कि वो रातों रात पूरे देश के हीरो बन गए। उन्होंने आने वाली पीढ़ी के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक नई राह बना दी। तो आखिर क्या है जो एक क्रांतिकारी की आवाज को उनके जाने के सदियों बाद भी पीढ़ियों तक जिंदा रखता है? भगत सिंह की कहानी यही दिखाती है कि जिंदगी कितनी लंबी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस जिंदगी में विचारों की गहराई कितनी थी, अपने उसूलों पर टिके रहने की मजबूती कितनी थी। यही वो चीज है जो एक इंसान को अमर बना देती है।